को होस्ट बना दी। हाँ आगे पढ़िए। ज्वाइन हो गए ना? जी हाँ सर। हाँ पढ़िए पढ़िए। ये अभी तक जितना पढ़ा है 12 प्रकृतियां बेसिकली एकदम अनुभाग को बताने के लिए थोड़ा उसमें और डिवीजन कर दिया है, तो वेराइटीज बना दी है। घाती कर्म में अलग उनका नाम दे दिया, जैसे कि वो तो अप्रशस्त ही है सारी की सारी। हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं आप? जी जी। जी हाँ 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 सर। जी हाँ। हाँ हाँ। अघाती कर्म में दो तरह की हैं, प्रशस्त भी होती हैं अप्रशस्त। जैसे हमने कल देखा था ना, घाती कर्म में सारी की सारी पाप रूप प्रकृतियां हैं, तो वहाँ पाप रूप ही जो अनुभाग भी होते हैं वो दुख देने वाले ही होते हैं। अघाती में कुछ सुख देने वाली भी होते हैं, इसलिए उसमें पुण्य और पाप की तरह प्रशस्त और अप्रशस्त दो तरह की पड़ती हैं। अमृत, और ये नीचे से देखिए, गुड़ है सबसे कम मीठा, खांड उससे ज्यादा, शर्करा मिश्री उससे ज्यादा, और अमृत सबसे ज्यादा मीठा होता है। और नींब जो है सो नीम की तरह, कांजीर है उससे ज्यादा, और विष और हलाहल मतलब बिल्कुल ही उससे ज्यादा। और आगे पढ़ेंगे कोई? हाँ पढ़िए घाती कर्म में। सर आप ही पढ़ दीजिए, शायद मुझे लगता घाती प्रॉब्लम हो कर्म रही है। में घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण आदि सर्वघाती प्रकृति है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण आदि देशघाती प्रकृति है। अब इन प्रकृति के जो स्पर्धक है उनमें भी दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। हमने घाती कर्मों के चार प्रकार के स्पर्धक देखे, शैल, अस्थि, दारू और लता। इनमें से शैल, अस्थि व दारू भाग में से अनंत बहुभाग स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक है, और दारू भाग में से अनंतवा भाग स्पर्धक और लता भाग वाले सर्व स्पर्धक देशघाती स्पर्धक है। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृतियां पहले बताई थी कि घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। मतलब प्रकृति मतलब कर्म की प्रकृति। अब उस प्रकृति में भी जो अनुभाग होता है, ये स्पर्धक होता है, वो देशघाती हो सकता है और सर्वघाती हो सकता है। तो सर्वघाती प्रकृति अलग चीज है, सर्वघाती स्पर्धक अलग चीज है, इसलिए दोनों को ध्यान रख के बताना। हाँ पढ़िए तुम आगे। कहोगी, हाँ, तुम कहोगी इसमें बताने की क्या जरूरत है, सर्वघाती प्रकृति के स्पर्धक सर्वघाती होंगे और देशघाती प्रकृति के स्पर्धक देशघाती होते होंगे। हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारी पूछा आधी उन्होंने, ही यस। तुम्हारी आधी ही बात सच है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, परंतु देशघाती प्रकृति में दोनों ही प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। इसे दोबारा समझेंगे, उसके पहले बहुभाग एक भाग किसे कहते हैं देखेंगे। मान लो तुम्हें 1000 संख्या को 10 से भाग देकर बहुभाग और एक भाग करना है, तो पहले 1000 को 10 से भाग देंगे तो 100 आएंगे। 1000 बटे भाग 10, 10। बटे 10, हाँ उसको हाँ 10 भाग में भाग किया, ये एक बताने के हाँ लिए कि बहुभाग और एक भाग किसे कहते हैं। जैसे किसी को किसी अंक से भाग दिया है, सो उसको 10 से भाग दिया 1000 को, तो 100 आया। एक एक उसकी मात्रा आई 100। 10 भाग करे तो एक भाग आएगा 100, अर्थात एक भाग की। हाँ, हाँ अर्थात एक भाग की
कीमत 100 है। आगे का पेज, हाँ आगे आगे। एक हाँ ये पढ़िए, कीमत 100 है। हाँ, हाँ, मैं देख नहीं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मोबाइल अच्छा में मेरे पास है लेकिन वो मराठी का है। अच्छा ओके, कीमत एक भाग की कीमत 100 है। 10 भाग में से एक भाग अलग निकालेंगे, मतलब 100 अलग निकाल देंगे, तो बहुभाग यानी 9 भाग की कीमत 900 होगी। इसलिए बहुभाग 900 और एक भाग 100 होगा। दारू भाग में अनंत स्पर्धक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। किसी चीज को, जैसे आपको कोई चीज है डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उसके कुछ पार्ट करके ज्यादा भाग किसी को दे रहे हैं और कम भाग किसी को दे रहे हैं, इस तरह से डिवीजन हो रहा है। तो 1000 का बहुभाग 900 हो गया, 9 पार्ट्स हो गया, और एक भाग हो गया, एक पार्ट 100 हो गया। सो ये एग्जाम्पल है बस। दारू भाग में अनंत स्पर्धक है, उसे यथा योग्य उससे छोटे अनंत का भाग देंगे तो अनंत ही आएंगे। उसमें से बहुभाग और एक भाग करना। दारू वाले बहुभाग तो सर्वघाती स्पर्धक है और एक भाग देशघाती स्पर्धक है। ये घाती कर्म में दिखा रहे, सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति। अब सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक शैल, अस्थि, दारू का बहुभाग, ये जो है पूरे का पूरे सर्वघाती हैं। तो इसमें बच गया है अभी लता वाला है वो देशघाती स्पर्धक है। देशघाती प्रकृति में 2 स्पर्धक है, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। स्पर्धक मतलब उसकी फल देने वाले जो उसमें परमाणु हैं वो अलग अलग तरह के हैं। सर्वघाती स्पर्धक शैल, अस्थि, दारू भाग हो गए, और देशघाती स्पर्धक दारू और लता हो गए। 4 देखे थे हमने। तो शैल और अस्थि तो पूरी तरह सर्वघाती है। लेकिन दारू में क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज सर्वघाती है, थोड़ा बहुत उसका भाग दारू देशघाती है, और लता पूरी तरह से देशघाती है। यहाँ ध्यान ऊपर देने सर की, बताया था जैसे 10वां भाग ना, यस, 10वां भाग ही ये देशघाती स्पर्धक है। हाँ ये वो एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ अनंत स्पर्धक होते हैं ना, तो अनंत में से मैक्सिमम पार्ट जो है सो दारू का ही होगा, एक बहुत कम भाग एक भाग जो है सो देशघाती, दारू का कम भाग होगा। यहाँ एक्चुअल संख्या अनंत की है, वो एग्जाम्पल में 1000 लिया। हाँ। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रकृति देशघाती होने पर भी उसके स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती प्रकृति में सारे स्पर्धक सर्वघाती हैं, देशघाती प्रकृति में दोनों तरह के स्पर्धक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि यहीं से हमें क्षयक्षम की डेफिनेशन घटाने के लिए ये काम में आएगा। हम इसे ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल देख के बता रहे हैं, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं, अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। ये तो एक सामान्य रूप से बताया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए लिख दिया है, बट यहाँ बता रहे हैं कि केवल ज्ञान रूप सर्वघाती प्रकृति है। तो इन्होंने हमारे जो केवल ज्ञान, हमारी शक्ति है, उसको केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म पूरी तरह से उदय में आने नहीं दे रहा है, इसलिए हमको केवल ज्ञान नहीं है। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, इसके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता है। ये क्या है, देशघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृति में सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। इसके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। मान लो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी होता ही नहीं। ये समझ में आया? देशघाती प्रकृति में दोनों है, सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। लेकिन अभी उदय में कौन सा आ रहा है, देशघाती स्पर्धक आ रहा है। सर्वघाती स्पर्धक होगा तो क्या होगा, हमारा मति ज्ञान रहेगा ही नहीं, पूरा मति ज्ञान पर आवरण हो जाएगा। तो बिल्कुल मति ज्ञान, क्योंकि कोई भी जीव मति और श्रुति के बिना रहता नहीं है, ये हम जानते हैं। ये समझ में आया सभी को? यस सर। एक बार, पहली बार है, टाइम लगेगा थोड़ा समझने, बट एटलीस्ट सुनते रहिए इसको। इस पर से अब क्षयोक्षम की परिभाषा सिखाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वैसे भी क्षयोक्षम लब्धि का ज्ञान करने से पहले क्षयोक्षम का स्वरूप जानना जरूरी है। क्षयोक्षम लब्धि और क्षयोक्षम
ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को जैसे देशघाती प्रकृति और देशघाती स्पर्धक अलग अलग हैं, ऐसे क्षयोक्षम लब्धि और क्षयोक्षम इन दोनों अलग अलग शब्द है, उनकी परिभाषा अलग अलग है। तुमने अनेक बार सुना है कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान सारे क्षयोक्षम ज्ञान है। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का क्षयोक्षम पाया जाता है, इसलिए हम मति ज्ञानावरण कर्म पर घटाते हैं। क्षयोक्षम की परिभाषा इस प्रकार है। हाँ, क्षयोक्षम की परिभाषा: वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को क्षयोक्षम कहते हैं। ये हमारे ज्ञानावरण कर्म में अभी ये हो रहा है, तो इसको घटाएंगे तो समझ में आएगा, बट उसकी परिभाषा ये है: वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। कर्म की तीन रूप अवस्थाओं को क्षयोक्षम कहते हैं। ये इसकी पूरी टेक्निकल यही डेफिनेशन है क्षयोक्षम की। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना क्षय कहलाता है। वैसे क्षय क्या होता है? क्षय का मतलब हम पूरे के पूरे समाप्त हो जाना नॉर्मल अर्थ में समझ में आता है, बट यहाँ पे क्षय मतलब उदय में नहीं आ रहा है तो उसको उस हिसाब से क्षय ले रहे हैं। यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश नहीं है। भविष्य में तो वे स्पर्धक पड़े हैं, सत्ता में है, परंतु सर्वघाती रूप से कभी उदय में नहीं आते हैं, वहीं बने रहते हैं। स्थिति पूर्ण हुई तो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं। उनका उदीर्णा होकर उदय रूप न होना ही सदवस्था रूप उपशम कहलाता है। वर्तमान में उदय देशघाती स्पर्धकों का होता है। देशघाती कहते ही उसे जो पुनर्घात करने में समर्थ नहीं है, इसलिए एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के जीवों को मति शुद्ध ज्ञान तो उघाड़ रूप रहता ही है, कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं होता है। स्पर्धक दोनों होते हैं, उदय में सर्वघाती नहीं होते हैं, लेकिन वो सत्ता में भी पड़े रहते हैं। उदय में जब आते हैं उनकी जब लाइन में उदय होने का टाइम आ जाता है, वो देशघाती रूप पलटकर उदय में आते हैं। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय, मतलब अभी जो उदय में आ रहा है वो अपने रूप से सर्वघाती से न आके देशघाती रूप आ रहा है, और भविष्यकालीन मतलब बाकी जो सत्ता में पड़े हैं उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, मतलब उपशम मतलब वो उदय रूप अनुदय रूप बन जाना, उदय में नहीं आना, उसको उपशम कहते हैं। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, अभी किस चीज का उदय हो रहा है? वर्तमान कालीन। सूक्ष्म निगदीय जीवों में भी ज्ञान का कुछ न कुछ अंश प्रकट रहता ही है, क्योंकि जीव है तो ज्ञान तो होना जरूरी है। इसलिए सर्वघाती का उदय नहीं होकर देशघाती का ही उदय होगा। तो अभी अभी आपने अवधि ज्ञानावन कर्म को देशघाती प्रकृति कहा था, तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट क्यों नहीं है? हाँ, अभी ये बोला कि देशघाती प्रकृति है, तो हमें अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? क्या हमें अवधि ज्ञान है? अभी नहीं है, लेकिन बोल रहे प्रकृति तो देशघाती है, मतलब पूरा घात नहीं करती है, तो हमें अवधि ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारा प्रश्न मार्मिक है, परंतु थोड़ा अधिक विचार करने पर तुम स्वयं ही इसका उत्तर दे सकोगी। देखो, इन्होंने एक्चुअली अपनी बेटी को डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने लिखा है ये, तो उन्होंने अपनी बेटी के कुछ के नाम को रख के सामने इस तरह से क्वेश्चन आंसर का दे के किताब लिखी है। देखो, हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, हमारी ये योग्यता से प्रकट नहीं है, इसका पहले स्वीकार करो। अब रही कर्म की बात, अवधि ज्ञानावरण में जो सर्वाधिक स्पर्धक है, शैल, अस्थि, दारू का बहुभाग वे वाले स्पर्धक है, उनका अभी उदय चल रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। यह हमारा औदैहिक अज्ञान है, मतलब इनमें अवधि ज्ञान में प्रकृति है, स्पर्धक भी है, उनका सर्वघाती का ही उदय आ रहा है, इसलिए हमें अवधि ज्ञान नहीं। हमारा औदैहिक अज्ञान है। अब जिन चीजों के अवधि ज्ञान प्रकट है, उनके शैल, अस्थि और दारू वाले स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय है, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद्वस्था रूप उपशम है, और लता भाग वाले स्पर्धकों का उदय, यह उनका क्षमिक अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान जिसको होगा उसको कैसे है, उसके लिए बताइए। ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक हैं, यद्यपि उनमें से तीव्र अनुभाग यानी अधिक आवरण का उदय होगा तो कम शक्ति वाला अवधि ज्ञान प्रकट होगा, यदि मंद आवरण का उदय हो तो वह अवधि ज्ञान अधिक शक्ति वाला होगा। इसी कारण देशावधि ज्ञान और परम अवधि ज्ञान के अनेक भेद पाए जाते हैं।
और सर्वोत्कृष्ट ऐसा सर्वावधि नामक एक प्रकार का अवधि ज्ञान पाया जाता है। अभी अवधि ज्ञान में भी जितनी वैरायटीज होती है वो किस कारण से होती हैं, तो उसमें भी डिविजन्स पाए जाते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। मतिशून्य ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धकों में से मंद आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उगाड़ अधिक होता है, और तीव्र आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उगाड़ कम होता है। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीवों में, ये जो सबसे छोटा जीव होता है जिसमें सबसे कम ज्ञान पाया जाता है, उसको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्त। सूक्ष्म होता है वो और निगोद होता है। जीवों में श्रुत ज्ञान का सबसे हीन उगाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसी को अक्षर का अनंतवा भाग कहते हैं। अक्षर नाम का श्रुत ज्ञान का एक भेद है। पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उससे अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद अक्षर ज्ञान में होते हैं। अक्षर ज्ञान की तरफ से बात करेंगे तो अक्षर ज्ञान में ज्ञान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं उनके अनंतवें भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय ज्ञान में पाए जाते हैं। जो सबसे कम ज्ञान होता है निगोदिया जीव को, उसको पर्याय ज्ञान बोलते हैं, और उसके बाद एक एक भाग से बढ़ता हुआ ऊपर के जीवों में मतिश्रुति ज्ञान पाया जाता है, ये बताना चाह रहे हैं। पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी भेद पाए जाते हैं। उन सबको मिलाकर एक नाम दिया जाता है पर्याय समास ज्ञान। जीव का पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान तो रहेगा ही, जीव का पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान तो रहेगा ही, मतलब ये मिनिमम ज्ञान। सर्वथा ज्ञान रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ जरा समझ लो, हमें जितना जितना या जिन जिन पदार्थों संबंधी ज्ञान पाया जाता है उतने उतने ही आवरण करने वाले ज्ञानावरण कर्म पाए जाते हैं। तुम जर्मन भाषा नहीं जानती तो तुम्हारे जर्मन भाषा ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। अभी यदि तुम जर्मन जानने लगो तो वहां उस ज्ञानावरण का उदय नहीं है। उसी तरह पर्याय नामक ज्ञान निगोद को प्रकट है। इसका मतलब यह है कि उसको पर्याय ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है। यदि किसी जीव के पर्याय ज्ञानावरण का उदय हो जाए तो जीव सर्वथा ज्ञान रहित जड़ अचेतन हो जाएगा। यह बात तीन काल में कभी नहीं बनती, इसलिए पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहा है। तो इतना मिनिमम ज्ञान सबको होगा। तो अब मेरे प्रश्न का उत्तर सोचो, क्या तुम्हें पर्याय ज्ञान है? तुम कहोगी माँ हमें निगोद समझ रखा है कि हम तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य जीव है, हमारा ज्ञान तो उससे अनंत गुना है। इसका समाधान मैं दूसरा प्रश्न पूछ कर ही दूंगी, तुम समझ लेना। मुझे बताओ किसी करोड़पति के पास 1 रुपया है कि नहीं? यदि तुम्हारे पास पर्याय ज्ञान नहीं मानोगी तो तुम्हारे पास पर्याय ज्ञानावरण का उदय मानना पड़ेगा। मतलब अधिक है तो छोटा तो हमारे पास है ही है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है। केवल ज्ञानों के भी पर्याय ज्ञान संभवता है। महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना। केवली ज्ञान के क्षोभक्षमिक ज्ञान नहीं होता, केवली ज्ञान के क्षोभक्षमिक ज्ञान नहीं होता। उनका ज्ञान तो पूर्ण निरावरण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब पांचों ही ज्ञानावरण कर्मों का पूर्ण क्षय पाया जाता है। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, या उनका औदैहिक अज्ञान है, और उनको मतिश्रुत आदि ज्ञान है, वो उनका क्षोभक्षमिक ज्ञान है। यहाँ एक बात समझ लो, केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती है परंतु वह ज्ञान का संपूर्ण घात नहीं करती है। केवल ज्ञानावरण प्रकृति सर्वघाती है, लेकिन हमारा जो मतिश्रुत ज्ञान का वो ज्ञान नहीं करती है, मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्वथा घात करती है। उसके उदय में तो अन्य 4 ज्ञान का क्षोभक्षम चालू रहता है। उसी प्रकार स्त्यान गद्दी आदि 5 दर्शनावरण कर्म सर्वघाती है परंतु वे दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। ये जो निद्रा वाली है ना, 5 निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, वे हमारे दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था है उसका पूर्ण घात करती है। उनके उदय में अन्य 4 दर्शनावरण का उदय या क्षोभक्षम यथायोग्य चलता रहता है। अर्थात केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, उसका उदय 12वें गुणस्थान के अंत तक निरंतर रहता है और उसके निमित्त से केवल दर्शन का पूर्ण घात होता है, परंतु अन्य चक्षु अचक्षु दर्शनीय अवधि दर्शन होते रहते हैं। जागृत अवस्था में 4 दर्शनावरण का उदय रहता है और निद्रावस्था में 4 दर्शनावरण के साथ 5 निद्रा में से किसी एक निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय रहता है। कर्मों का क्षय होकर क्षायिक भाव प्रकटता है, क्षोभक्षम होकर क्षाभक्षमिक भाव प्रकटता है। क्षायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। क्षायिक दर्शन अथवा केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावरण का क्षय होने पर प्रकट होता है। क्षायिक सम्यक्त सर्वघाती मिथ्यात्व, क्षायिक सम्यक्त सर्वघाती मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व
और देशघाती सम्यक प्रकृति, इन दोनों ही प्रकार के दर्शन मुनि का क्षय होने पर प्रकट होता है। अब देखिए सम्यक्त में 3 प्रकार के बताया ना, एक तो मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इसमें से जो सर्वघाती है वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती है, और देशघाती है सम्यक प्रकृति है। ये देशघाती होने के कारण ही सम्यक प्रकृति को क्षौक्षमिक सम्यक कहते हैं। क्षायिक चारित्र भी दोनों ही प्रकार के चारित्र मोहनी प्रकृति का क्षय होने पर होता है। अंतराय कर्म की मात्र देशघात प्रकृति होती है, इसलिए उनके क्षय से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, उपभोग और वीर्य प्रकट होते हैं। ये जो उपशम और क्षयोपशम इस तरह का होता है, ये इसी में होता है। बट जो क्षयोपशम दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय और अंतराय कर्म में ये होता रहता है, वीर प्रकट होते हैं, क्योंकि हमें दर्शन और ज्ञान और वीर कुछ न कुछ उदय में आता रहता है, हमारे ज्ञान का उघाड़ जरूर है। परंतु क्षयोपशम भाव तो मात्र देशघाती कर्मों के क्षयोपशम होने पर ही होता है, सर्वघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम नहीं होता। इसी प्रकार अघाती कर्मों में भी क्षयोपशम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अघाती कर्मों में क्षयोपशम इस तरह से बनता नहीं है उसमें। जब क्षयोपशम बोलते हैं ये ओनली घाती कर्मों के लिए ही है। ऊपर कहे आए उस प्रकार क्षायिक भाव तो 9 ही हैं, और अब देशघाती पर घटाएंगे तो 18 क्षौपशमिक भाव तुम्हारे ख्याल में सहज रीति से आएंगे। क्षौपशमिक भाव में उदय तो देशघाती का होगा, उसे समझाने के लिए सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियों का नाम देखते हैं। हाँ, अभी इस चार्ट में ये बताया कि ये चारों घातिया कर्म में सर्वघाती प्रकृतियां क्या है, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण और पांचों की पांच निद्रा और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती है। और अनंतानुबंधी कषायों में अनंताबंदी की चारों, अप्रत्याख्यान की चारों और प्रत्याख्यान की 4, ये चारों जो है सर्वघाती है। कुल 21 प्रकृतियां सर्वघाती प्रकृतियां हैं ये, और देशघाती प्रकृति है ये मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, इसलिए इनका क्षोक्षम होता है। चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन, ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण। सम्यक प्रकृति जो मोनी की एक प्रकृति देशघाती है, और संजलन की चारों, संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये देशघाती प्रकृति है। और बाकी 9 कषाय वो देशघाती है। अंतराय में पांचों की पांचों देशघाती प्रकृतियां, इस तरह से 26 प्रकृतियां देशघाती प्रकृति है। अब देशघाती की तरफ देखकर क्षौपशमिक भाव याद करो। मति, श्रुत आदि 4 सम्यक ज्ञान और 3 कुज्ञान, 3 दर्शन, क्षौपशम सम्यक, सराग चारित्र, संयमा संयम और दान आदि 5। इनको अगर हम घटाएंगे ना, ये मति, श्रुत, अवधि 4, ये तो 4 ज्ञान के हो गए, 3 दर्शन के हो गए, और 1 दर्शन मोहनी का हो गया, और चारित्र में 13 हो गई, और ये 5 जो है इसमें हो गई, आपके दान आदि में 5 हो गई। इस तरह विचार करोगी तो सहज ख्याल में आता है, याद रह जाता है, करना नहीं पड़ता। अब और थोड़े पारिभाषिक शब्दों के अर्थ देखकर अपना विषय प्रारंभ करेंगे। हाँ, बस ये यहाँ ही तक था, बाकी तो अभी जो कर्मों की सत्ता में उत्कर्षण अपकर्षण है वो है। तो ये स्क्रीन शेयरिंग कैसे ये होगा? हाँ, इसमें किसी को कोई और वो है? नहीं सर। हाँ, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यही कि प्रकृति और स्पर्धक दोनों के संयोग से कैसे क्षौक्षम घटता है वो बताया गया। इसको आप किताब में और भी है, बाद में ही पढ़ने उज्ज्वला से। शाह जी की कौन सी बुक में, उनकी 4 बुक है ना जो उन्होंने अपनी बेटी को पत्र लिखे थे? पंचलब्धि जो मैंने डाली है ना, पंचलब्धि में ये। अच्छा, उसमें है, मैं हाँ, देखूंगी शायद होगी मेरे पास, क्योंकि उनकी वो है जो मतलब बेटी हॉस्टल जाती तब उन्होंने लिखे थे ना ये पत्र, वो सारे हाँ, बुक यस में यस, आए। तब लिखे थे उनके नाम से। टाइम से जो उन्होंने कोरिलेट किया है जैन धर्म को यस। सारा। हाँ,
कल सर क्या पूरा समरी देखना है क्या, कि 5वां अध्याय देखना है? एक मिनट। सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कल हम क्या देखेंगे, पूरा समरी देखना है या 5वां अध्याय देखना है? जैसे लगे आपको उसको देख सकते सब हैं। लोग बोलिए, क्योंकि आज थोड़े से कम है, 4 ही है, वीकेंड है, तो अच्छा। कल भी पता नहीं है। तो कल ओके। करके फिर हमको अष्टपाहुड़ जी शुरू करेंगे फिर उसके बाद ना, अच्छा क्योंकि ओके। वो तो जो मैडम ने करवाया बस वही, उसके बाद तो देखा भी नहीं है उसको। नहीं, ये अनु जी ने ये थर्सडे हिंदी टेली की क्लास चलती है, उसकी जो टीचर है उनका जो शेयर किया है हम्म। ना, उसका भी मैंने वो हाँ। टीचर का भी सुना है, वो भी बड़ा अच्छा है। अष्टपाउट पे उनकी क्लासेस हैं। तो पहले तो अपनी टीचर का सुना ही था, फिर इनका सुना है तो बहुत क्लियर हुआ है। तो उसको पढ़ते हैं हम। पढ़ने से टाइम लगेगा, 7-8 दिन में हो जाएगा। उसको पढ़ना कल शुरू सर करते हैं। 50 सूत्र ही ले लेते हैं कल। हाँ आज ऐसा मतलब कुछ कुछ अभी पीछे पीछे का अपने को भी वो नैगम नए ये वाला फिर से एक बार देख लेते हैं सारा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर कल। लेते हैं फिर। हाँ यस। हाँ, जो सूत्र पीछे पीछे के हैं, बाकी सब जैसा कहें। हाँ यस। सुनीता जी, कविता जी। नहीं, अपन सब जने एक बार सेकंड पेपर पूरा रिवाइज कर ले तो क्या, वापस एग्जाम में थोड़ा संक्षिप्त में, और भी थोड़ा संक्षिप्त में कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम ये जो रेखा चित्र वाली बुक है उसको, और उससे थोड़ा सा तो जल्दी होगा। हम वो दूसरी वाली बुक में तो काफी डिटेल में है फिर। उसको तो हमने पूरा पढ़ा ही है, कंटिन्यूअसली पूरा ही पढ़ा है। तो रेखा चित्र वाली बुक से टेबल टेबल देख लेंगे सारा। हाँ, कल वो कर लेते हैं तो क्या आराम हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ठीक। रिवाइज कर लेते हैं पूरा एक तो। करें सर एंड क्लास, ठीक है, ओके। फिर वाणी स्तुति जी। करें।